हेलो एवरीवन। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 21, धारा 22 एवं धारा 23 के बारे में अध्ययन करेंगे। धारा 21 तीन सबसेक्शन में बटा हुआ है। पहला सबसेक्शन प्लेस ऑफ सुइंग के ऑब्जेक्शन से संबंधित है। दूसरा सबसेक्शन कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के ऑब्जेक्शन से संबंधित है। सबसेक्शन 3 कॉम्पिटेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिव कोर्ट के ऑब्जेक्शन से संबंधित है। सबसेक्शन 1 वाद लाने के स्थान के बारे में ऑब्जेक्शन अपीलेट कोर्ट या रीजनल कोर्ट द्वारा तब तक नहीं लागू किया जाएगा जब तक कि ऐसा ऑब्जेक्शन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर न लाया गया हो, और उन मामलों में जिसमें इशू सेटल्ड किए जाते हैं ऐसे इशू के सेटलमेंट के समय या ऐसे सेटलमेंट से पूर्व न लाया गया हो और उसके परिणाम स्वरूप फेल्योर ऑफ जस्टिस न हुई हो। न्याय की निष्फलता न हुई हो। ए एक वाद बी पर सूरत में दाखिल करता है। ए के पक्ष में डिक्री हो जाती है। बी गुजरात उच्च न्यायालय में अपील करता है। अपील में एलिगेशन उठाता है कि ऐसी डिक्री ऐसे न्यायालय द्वारा पारित की गई थी, अर्थात सूरत के न्यायालय द्वारा पारित की गई थी, जो कि सूरत का न्यायालय ऐसी डिक्री पारित करने की अधिकारता नहीं रखता है। तो जब ऐसे ऑब्जेक्शन को बी गुजरात उच्च न्यायालय में उठाया जाता है तो क्या उसके ऑब्जेक्शन को ग्रहण किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। इस संबंध में यह देखना होता है कि ऐसा ऑब्जेक्शन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में अर्थात सूरत के न्यायालय में उठाया जाना चाहता, नहीं उठाया गया तो ऐसे ऑब्जेक्शन को गुजरात हाई कोर्ट अलाउ नहीं कर सकता है। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के बारे में ऑब्जेक्शन किया गया हो तो पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन के बारे में न्यायालय की कॉम्पिटेंसी से संबंधित ऑब्जेक्शन किया गया हो तो ऐसे ऑब्जेक्शन को अपीलेट कोर्ट या रीजनल कोर्ट द्वारा तब तक नहीं लागू किया जाएगा जब तक कि ऐसे ऑब्जेक्शन को कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में न लाया गया हो और यथासंभव प्रथम अवसर पर न लाया गया हो, अर्थात अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर न लाया गया हो, और उन सभी मामलों में इसमें इशू सेटल्ड किए जाते हैं ऐसे इशू के सेटलमेंट के समय या उससे पूर्व न लाया गया हो और उसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता न हुई हो, फेल्योर ऑफ जस्टिस न हुई हो। कॉम्पिटेंसी या एग्जीक्यूटिव कोर्ट के बारे में कोई ऑब्जेक्शन अपीलेट कोर्ट या रीजनल कोर्ट द्वारा तब तक नहीं लागू किया जाएगा जब तक कि ऐसा ऑब्जेक्शन एग्जीक्यूटिव कोर्ट में अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर न लाया गया हो और उसके परिणाम स्वरूप फेल्योर ऑफ जस्टिस न हुआ हो। धारा 22 प्रतिवादी को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह वाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरित करने के लिए आवेदन दे सके, ट्रांसफर करवाने के लिए आवेदन दे सके। सामान्यतः वादी को ही यह विकल्प प्राप्त होता है कि दो या दो से अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय में वाद संचित करे। यदि ऐसा विकल्प वादी को प्राप्त है, दो या दो से अधिक न्यायालयों में से किसी न्यायालय में वाद इंस्टीट्यूट कर सकता है, वह उन न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय की अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर वाद संचित कर देता है। तब प्रतिवादी दूसरे पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात यथासंभव प्रथम अवसर पर अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर और उन सभी मामलों में जिसमें इशू सेटल किए जाते हैं ऐसे सेटलमेंट के समय या ऐसे इशू के सेटलमेंट के पूर्व आवेदन दे देता है, तब न्यायालय
दूसरे पक्षकारों के ऑब्जेक्शन पर विचार करने के पश्चात यह डिटरमाइन करेगा कि अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय में वाद चल सकेगा। यहाँ प्रतिवादी दूसरे पक्षकारों को सूचना देगा, लिखा हुआ है धारा 22 में। दूसरे पक्षकार का यहाँ तात्पर्य सिर्फ वादी से नहीं है। यदि कई प्रतिवादी हैं, उसमें से कोई एक प्रतिवादी वाद को ट्रांसफर करने के लिए आवेदन देता है तो वह अन्य प्रतिवादियों को भी सूचना देगा। जैसे कोर्ट ए, कोर्ट बी, कोर्ट सी एवं कोर्ट डी है। वादी को इन चारों कोर्टों में से किसी में विकल्प प्राप्त है कि वह वाद को दाखिल कर सकता है। वह कोर्ट ए में वाद को दाखिल करता है तो प्रतिवादी कोर्ट बी या कोर्ट सी या कोर्ट डी में किसी भी न्यायालय में वाद को अंतरित करने के लिए आवेदन दे सकता है और वह वाद को अंतरित किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि धारा 22 के दिन आवेदन कहाँ दिया जाए, एप्लीकेशन कहाँ दिया जाए अंतरित करने के लिए। इसका प्रश्न का उत्तर धारा 23 में बताया गया है। धारा 23 कहता है जहां अधिकारिता रखने वाले, जुडिशल रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के सबऑर्डिनेट हैं, वहां धारा 22 के अधीन अपील न्यायालय में किया जाएगा। आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा। जहां अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के सबऑर्डिनेट हैं, वहां धारा 22 के अधीन आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा। जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न अपील न्यायालयों के अधीन रहते हुए एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, वहां आवेदन उस उच्च न्यायालय में दिया जाएगा। अपील न्यायालय में दिया जाएगा, उस उच्च न्यायालय में दिया जाएगा। जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं, मतलब ऐसे अपील न्यायालय जो हैं वो विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ में है, वहां उस उच्च न्यायालय में आवेदन किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह न्यायालय स्थित है जिसमें वाद लाया गया है, जिसमें वाद इंस्टीट्यूट किया गया है। जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, वहां उस उच्च न्यायालय में एप्लीकेशन किया जाएगा जिसकी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर वह अधीनस्थ न्यायालय स्थित है जिसमें वाद संचित किया गया है। इस प्रकार आज धारा 21, धारा 22 और धारा 23 के बारे में अध्ययन किया गया है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे धारा 24 और धारा 25 के बारे में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। धारा 24 में जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में वाद को अंतरित करने की शक्ति दी गई है। उसमें वादी प्रतिवादियों में से कोई भी पक्षकार वाद को ट्रांसफर करने के लिए, सूट को ट्रांसफर करने के लिए आवेदन दे सकता है, जबकि धारा 22 में केवल प्रतिवादी को ही अधिकार प्राप्त है कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में वाद को अंतरित करने का आवेदन दे सकता है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट, वीडियो में पसंद आया हो वीडियो को तो लाइक कीजिए, उस पर कमेंट जरूर कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।